साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने कार्यक्रम हम आप और कानून में। वो कार्यक्रम जिसमें हम आपको बताते हैं कानून की तमाम बारीकियां और गहराइयां जो कि आपके जीवन को सुलभ बनाती हैं और सुरक्षित बनाती हैं। साथियों, कानून आप सभी को, हम सभी को एक आवाज़ देता है। कई बार कुछ घरों में या यूं कहें कि काफ़ी घरों में आवाज़, दर्द भरी आवाज़ वो दब जाती है एक सन्नाटे में। साथियों, हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा की, वो अभिशाप या वो अंधेरा जो समाज के हर वर्ग में व्याप्त है, फैला हुआ है, पसरा हुआ है। तो आज अपने कार्यक्रम में हम बात करेंगे घरेलू हिंसा और उससे जुड़े कानून के बारे में, और इसके अलावा हम बात करेंगे एनआई एक्ट के बारे में भी। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, एक सार्थक संवाद की शुरुआत करते हैं। और इस संवाद में हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान। तो चलिए सबसे पहले आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। वरिष्ठ श्रेणी में व्यवहार न्यायाधीश श्री रजत कुमार निराला जी, बहुत बहुत स्वागत है। माननीय महोदय, सबसे पहले अगर कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, सार्थक संवाद की शुरुआत की जाए, तो घरेलू हिंसा को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कौन से जो अपराध हैं वो घरेलू हिंसा में आते हैं। तो घरेलू हिंसा के बारे में बात करने से पहले मैं इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों ही ये बताना चाहूँगा जी। तो जैसा हम सभी ने अपने बचपन में भारत के संविधान के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें हमें जीवन का अधिकार मिलता है अनुच्छेद 21 में जी। तो उसमें यह बोला गया कि भारत के जितने भी नागरिक हैं सबको गौरवमय जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। तो उसी अधिकार को सुरक्षित करने के लिए महिलाओं के लिए घर में जो उनके विरुद्ध हिंसा हो रही है उसके लिए घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में लाया गया। तो इसमें आप समझ सकते हैं, जैसे आप अधिनियम को शब्दों में बांटे तो घर, घरेलू और हिंसा, घर में हिंसा जी। तो किसी भी महिला के साथ अगर घर में उसके साथ कोई हिंसा होती है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, मानसिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, लैंगिक हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ कर रहा है तो ये सारा कृत्य उनका घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा। तो अक्सर हमारे जो जहन में एक तस्वीर आती है कि घरेलू हिंसा यानी कि मारपीट, लेकिन इसके अलावा भी घरेलू हिंसा हो सकती है, जैसे कि मानसिक तौर पर हो सकती है, व्यवहारिक तौर पर हो सकती है। तो इसके बारे में आप हमारे साथियों को क्या बताना चाहेंगे? जी, जैसे कि सामान्यतः लोग घरेलू हिंसा से मारपीट को ही समझते हैं, पर घरेलू हिंसा केवल मारपीट तक सीमित नहीं है। ये बहुत, इसकी जो परिभाषा है या क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। तो इसमें आप देखेंगे कि सर्वप्रथम घरेलू हिंसा में आपका मानसिक में आ जाएगा। हाँ। मानसिक घरेलू हिंसा आप अब जैसे अब हम छत्तीसगढ़ का परिवेश ले लेते हैं, तो ये ग्रामीण क्षेत्र है और कई बार शादी के बाद कोई महिला किसी जिले में जाती है ब्याह होके, तो उसको गांव के सारे लोग उसका नाम नहीं जानते हैं, तो क्या करते हैं, उदाहरण के लिए कोई अभनपुर की लड़की है, रायपुर शादी करके आई है, तो उसके आस पड़ोस वाले उस लड़की को अभनपुरिया करके संबोधित कर देते हैं। हो सकता है ये संबोधन उस महिला को अच्छा ना लग रहा हो, तो ये एक तरह से उसके लिए हजम करने की बात नहीं है, तो वो एक तरह का संबोधन भी आप ले सकते हो, उसके मानसिक प्रताड़ना हो रही हो। क्या कई बार उसको कोई नाम से पुकारा जा रहा है जो उससे पसंद नहीं है, या हो सकता है वो कुछ कपड़े पहनती है, उसके पहनने का लहजा पसंद नहीं है, उस वजह से उसकी आस पड़ोस के मतलब पति या सास ससुर उसको उस कपड़े के लिए टोका टाकी कर रहे हैं। ये भी जो टोका टाकी है ये मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में आ सकता है। हाँ। तो ये तो आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी कि घरेलू हिंसा के क्या मायने होते हैं। अब घरेलू हिंसा के निवारण के लिए, इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2005 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून लाया गया। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? जी, तो 2005 में जो हमारे घरेलू हिंसा का कानून आया, इसका पहले तो हम उद्देश्य जान लेते हैं। तो उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला चीज अधिनियम में ही कहा गया, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम, मतलब घरेलू हिंसा जो हो रही है हमारे समाज में उससे महिलाओं को संरक्षण किया जाए। अब उदाहरण के लिए अब या क्या कहें, हमारे समाज की विडंबना कह सकते हैं कि हम अपने समाज में या त्योहार में महिला को देवी के रूप में संबोधित करते हैं। पर जब घर में कोई बहू बेटी ब्याह के आती है तो हम उसको फिर उस देवी के देख के ना सोच के हम उसको ये देखते हैं कि एक व्यक्ति आया है, वो हमारे लिए सारा काम करके देगा। जी बिल्कुल। तो जब हम इस मानसिकता में आते हैं तो कई बार हम उसकी जो छोटी छोटी आवश्यकता होती है उस चीज पे ध्यान ना दे के, छोटी आवश्यकता आप जैसे आप कह लीजिए कोई महिला आई अब शादी ब्याह करके, अब वो
कामकाजी महिला नहीं है तो अपने आर्थिक रूप से वो दिनचर्या का छोटा मोटा सामान भी लोगा चाहिए होगा तो अपने पति से ही मांगेगी। जी। अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो ये एक आर्थिक मतलब तबीयत खराब हो गया या उसे कुछ कपड़े की ज़रूरत है, हर महिलाओं को महीने में कुछ उनके विशेष दिन रहते हैं, उस समय उनको हाइजीन मेंटेन करना होता है, उस समय उनको सैनिटरी पैड वगैरह लाके नहीं दे रहे हैं। जी। तो ये जो उनका कृत्य है ये भी घरेलू हिंसा में आ जाएगा, वो आर्थिक जो उनके आर्थिक शोषण की श्रेणी में आ जाएगा। जी। तो घरेलू हिंसा को आप देखेंगे बहुत व्यापक है, इसमें बहुत सारी चीजें कवर की जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के निवारण के लिए जो कानून लाया गया 2005 में, तो वो किस तरह से सुरक्षा प्रदान करता है? देखिए, तो इसका अब घरेलू हिंसा हो रही है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। निवारण के लिए ये है कि पहली चीज, जिस महिला के साथ घरेलू हिंसा होता है, सच में घरेलू हिंसा होता है, तो कई बार वो रहते हैं कि अब शादी के ब्याह होके आई हूँ तो पहला उसका उद्देश्य रहता है कि मेरा विवाह टूटे ना। तो वो प्रारंभिक स्तर में उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करते हैं या परिहास करते हैं, वो उसे अनदेखा करते रहती है। पर जब ये आप किसी इंसान का छोटा अपराध को माफ कर देंगे तो उसकी हिम्मत बढ़ते जाती है, फिर वो छोटा अपराध का बड़ा अपराध का स्वरूप ले ले आप नहीं कह सकते। तो निवारण के लिए तो पहले अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो वो न्यायालय की शरण में आ सकती है। न्यायालय की शरण वो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती, तो प्रत्येक जिला में महिला बाल विभाग द्वारा एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करता है। उनके पास जा सकते हैं या थाने में जा सकते हैं। अगर महिला डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रही है न्यायालय के समक्ष तो उस स्थिति में ये अधिनियम इतना वास्ट है कि आस पड़ोसी भी शिकायत कर सकते हैं किसी महिला के बिहाफ में। और वो चाहे उस स्थिति में, क्योंकि जगह सामान्यतः कोई पड़ोसी किसी अन्य के घर में बात करेगा तो उससे विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो उस स्थिति में जो पड़ोसी शिकायत कर रहा है, कई स्थिति में उनकी पहचान भी गोपनीय रखा जाता है। ताकि जो भी आस पड़ोस में जो उनका नया विवाद वो ना हो, शुरू हो जाए। तो इस तरह से जो आस पड़ोस में भी अगर कोई घरेलू हिंसा का आपके सामने कोई प्रकरण आ रहा है तो आम आदमी भी किसी के लिए न्यायालय में आके आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार है और उसके आस पड़ोस में भी कोई अगर देख रहा है, अगर वो महिला संकोच कर रही है या किसी स्थितिवश अगर वो नहीं जा पा रही है शिकायत करने के लिए, तो जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं उस महिला के बिहाफ में, और उनकी जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाएगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है मेरे हिसाब से। महोदय, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक कोई भी सामान्य सी हिंसा एक बहुत बड़ा रूप भी ले सकती है। अब अक्सर महिलाओं में सहन शक्ति जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो हिंसा सहन करती चली जाती हैं, भले कोई भी हिंसा हो, जैसा कि आपने बताया, आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। तो कब तक उसको वो सहन करना चाहिए और किस स्थिति में जाकर उसको अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए? पहले तो जब तक कोई आदमी या व्यक्ति अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं होगा तब तक उसका शोषण होता रहेगा। बिल्कुल। तो पहली बात तो अगर आपको एक इनिशियल स्टेज में देखा जाए या शुरुआती तौर पे देखा जाए, जब आपको ये लगना शुरू हो जाए किसी महिला को कि मेरे पति या मेरे परिवार का रवैया मेरे प्रति ऐसा ही रहने वाला, परिवर्तित होने वाला नहीं है, तो उस स्थिति में जब भी उसको ऐसा फील होता है कि इनका रवैया या व्यवहार मेरे लिए इसी तरह बरकरार रहेगा, तो वो उसे उसी स्थिति में न्यायालय के शरण में या जो भी लोग हैं उनसे मदद मांगनी चाहिए, मुझे लगता है। अच्छा, तो मतलब वो उसका इंतजार ना करे कि शायद अब जाके स्थिति अच्छी हो जाएगी या सामान्य हो जाएगी। जहाँ पे उसको खतरा लगे या ये लगे कि ये स्थिति अब नहीं बदलने वाली है, तो वहीं पर जाकर उसको शिकायत अपनी दर्ज करा लीजिए। जैसे एक और चीज है घरेलू हिंसा अधिनियम में, जरूरी नहीं है कि हिंसा हो गई हो तो ही आप इसमें आप घरेलू हिंसा का प्रकरण या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको संभावना प्रतीत होती किसी महिला को के साथ मेरे साथ मारपीट हो सकता है या उसने पति या ससुर की कोई बात नहीं मारी और उसके लिए हम लोग उसका मतलब डांट डपट कर सकते हैं या किसी तरह से शोषण कर सकते हैं, तो भी वो शिकायत कर सकती है। और इसमें ये मतलब घरेलू हिंसा की संभावना पे भी आप शिकायत कर सकते हैं अपने पति। जी, तो महोदय एक बार फिर से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर एक महिला घरेलू हिंसा की शिकार है तो वो शिकायत दर्ज करने के लिए कहां पर जा सकती है? अगर वो गांव देहात में रह रही है या छोटे शहर में रह रही है, किसी कस्बे में रह रही है, तो ऐसे में वो कहां पर जाकर सहारा ले सकती है?
देखिए, हर कस्बे न्यायालय, कई बार न्यायालय छत्तीसगढ़ की दृष्टि में देखें तो हर तहसील में अभी वर्तमान में उपस्थित नहीं, मौजूद नहीं है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, महिला बाल विकास विभाग होता है, वो हर जिले में और हर तहसील स्तर पर संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जिनकी दायित्व वही होता है कि और उनके सूचना में, जानकारी में किसी महिला के साथ प्रताड़ना की बातें आती हैं तो वो उस सूचना को न्यायालय के संबंधित जो भी न्यायालय वहां तक पहुंचाए। ठीक है, मतलब उसका दायित्व होता है। अगर वो भी नहीं होता तो हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। ठीक है, उसके पैरालीगल वॉलंटियर समय समय में गांव-गांव में घूम के लोगों से उनके आर्थिक बोल रहा हूँ, न्याय के बारे में बताते हैं और प्रकरण के बारे में बताते हैं। आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विधिक सेवा के लिए अपना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का एक टोल फ्री नंबर होता है 15100। आप इसमें फोन करके भी आप अगर किसी महिला के साथ या आस पड़ोस में किसी का किसी भी तरह का कानूनी दिक्कत या विपत्ति का सामना हो रहा है और आपको कानूनी सहायता चाहिए, तो आप 15100 में कॉल करके आप किसी भी विषय में आप कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा के लिए भी इस नंबर में आप वो करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत ही आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि ये जो हथियार है उसके हाथ में खुद है फोन, आजकल मेरे ख्याल से हर घर में मौजूद है। तो 15100 दर्शकों, ये नंबर याद रखिएगा, घरेलू हिंसा से संबंधित ये नंबर है। अगर कोई भी महिला या अपने आस पड़ोस की आपकी कोई भी महिला प्रताड़ित है तो आप 15100 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसका समाधान तुरंत किया जाएगा। महोदय, ये जानकारी, ये रोचक चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए देखते हैं ये संदेश। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हम, आप और कानून में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहे हैं, घरेलू हिंसा और NI एक्ट। तो ये चर्चा जारी रखते हुए महोदय, ब्रेक में जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला क्या क्या कदम उठा सकती है, कहाँ पर जा सकती है वो मदद मांगने के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि जो नंबर है 15100, इस पर अपनी शिकायत दर्ज कर वो मदद मांग सकती है घर में रहते हुए भी। यहाँ पर मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि अक्सर जो हिंसा का शिकार होते हैं वो कमज़ोर लोग होते हैं। जैसे महिला जो है वो अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो वो हिंसा का शिकार हो सकती है। क्या पुरुष और बुजुर्ग व्यक्ति भी इस हिंसा का शिकार हो सकते हैं? क्योंकि घरेलू हिंसा यानी कि घर के अंदर की जाने वाली हिंसा। जी, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम की बात करेंगे तो ये इसमें जो पीड़िता होगी वो तो मुख्य रूप से आप अधिनियम के नाम से ही समझ सकते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जी। तो इस अधिनियम का लाभ या प्रार्थी या पीड़िता इसमें केवल महिला ही हो सकती है। अच्छा। पुरुष इसमें शामिल नहीं है। हाँ। इस अपवादिक दशा में भी आप ले लेंगी तो भी इसमें पुरुष का कोई वो नहीं है। हाँ, पुरुष या तो को लाभ नहीं मिल सकता घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत, पर माइनर जो बच्चे हैं, अवयस्क बच्चे हैं, वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत लाभ, मतलब शिकायत अपने जो भी उनके गार्जियन उनके विरुद्ध कर सकते हैं। पर इसकी भी कोई थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं सीमाएं हैं, तो सीमाएं रहती हैं इसकी। अच्छा, तो मतलब पुरुष इसका लाभ नहीं उठा सकते और जो महिला हैं, और मेरे ख्याल से बुजुर्ग महिला भी इसका लाभ उठा सकती हैं इस अधिनियम का। देखिए, पहले तो घरेलू हिंसा जो अधिनियम है उसमें एक महिला दूसरी महिला की शिकायत डायरेक्ट नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए जैसे सास को अपनी बहू के लिए घरेलू हिंसा का वो प्रकरण दायर करना या शिकायत करना इस अधिनियम के अंदर संभव नहीं है। हाँ। वो अपनी बहू के लिए उस स्तर में, उस स्थिति में शिकायत कर सकती है जब वो अपने पुत्र की शिकायत करे। अच्छा, ठीक है, तो वो अपने पुत्र का अगर शिकायत करते हैं तो वो पुत्र का सहयोग करने के लिए अपनी बहू को घरेलू हिंसा के प्रकरण में आरोपी बना सकती है, पर डायरेक्ट केवल बहू को बनाना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है।
जी जी जी। तो ये तो हुआ हमारी जो एक प्रश्न था उसका समाधान। महोदय, इसमें आगे बढ़ते हुए आपको क्योंकि बहुत ही अनुभव है इस क्षेत्र में, आप व्यवहार न्यायाधीश हैं, आपका क्या मानना है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में कुछ अंतर है घरेलू हिंसा के मामलों में? देखिए, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ मुख्यतः आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है हमारा। तो फिर भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में अगर आप जाएंगे या आदिवासी समाज की ओर जाएंगे तो हाँ, स्त्री और पुरुष अब खेत बाड़ी में मजदूरी करना या किसी तरह से करें, परिवार के में बराबर सहयोगी रहते हैं। तो एक मेरे हिसाब से जो ग्रामीण क्षेत्र में है या आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ घरेलू हिंसा के प्रकरण कम है बतस्तर जहाँ शहरी क्षेत्र है या पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ। अच्छा। और इसका इस तरह को एक तरह से यह भी देख सकते हैं, इसका एक और भी कारण है, आप बोल सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ अपने अधिकारियों के बारे में शिक्षा के अभाव की वजह से लोगों को जानकारी भी नहीं होती। तो वो कई बार उनके साथ अगर किसी तरह का घरेलू हिंसा हो भी रहा है तो वो उसकी शिकायत दर्ज नहीं करते। तो उस स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में इसके मामले भी कम दिखते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है महोदय, कई बार ऐसा देखा गया है, अक्सर तो नहीं बोलूंगी मैं, कि घरेलू हिंसा में कई झूठे मामले भी दर्ज होते हैं कि अगर किसी महिला को परेशान करना हो अपने परिवार को तो वो कई बार झूठे केस भी दर्ज करा देती है। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? देखिए, जैसे हर नियम तो लोगों की अच्छाई के लिए या सुरक्षा के लिए बनाया जाता है जी। पर घरेलू हिंसा का कुछ लोगों के द्वारा दुरुपयोग भी किया जाता है, जैसे आप बोल रहे होंगे जी। और इसमें मेरी नज़र में महिलाओं की गलती नहीं होती है। क्योंकि अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, उसे विधि के बारे में जानकारी नहीं है, न्यायालय के शरण में आती है, फिर भी उस न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठते हैं उनसे उनका डायरेक्ट संवाद बहुत छोटे समय के लिए होता है या बातचीत होती है। वो सब न्याय के या कानून के बारे में आश्रित होती है जानकारी के लिए अपने अधिवक्ता पे। तो अधिवक्तागण कई बार उन्हें ये बताते हैं कि अगर आप घरेलू हिंसा का उदाहरण के लिए घरेलू हिंसा का प्रकरण कर रहे हैं, अगर आपको जल्दी उसका लाभ चाहिए, उसमें जल्दी निर्णय आ जाए, तो आप इसके साथ दहेज प्रताड़ना का भी प्रकरण कर दीजिए। अच्छा। तो कई बार इस तरह देखेंगे तो थोड़ी बहुत कुछ लोगों के द्वारा इसका गलत इस्तेमाल भी कर लिया जाता है, जो जिनकी संख्या कम है। जी जी। मगर ज्यादा करके घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं हैं वो लाभान्वित होती हैं अगर वो न्याय की शरण में जाएं तो। जी जी, मतलब जैसे और एक चीज बोला, झूठा मामला है, अगर देखिए घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज करने के लिए न्यायाधीश के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास आवेदन आता है, तो वो वाकई में घरेलू हिंसा कारित हुआ है, घटित हुआ है, ये जानने के लिए वो जो मैंने आपको बताया था संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाता है, उनसे प्रतिवेदन मंगाते हैं। तो वो प्रतिवेदन में ये रहता है कि जो संरक्षण अधिकारी होते हैं वो महिला जहाँ रहती है वहां जाते हैं, आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं, और अगर उसमें वो पाते हैं कि इनके साथ सच में कारित हुआ तो उस प्रतिवेदन के आधार पे फिर आगे कार्रवाई चलती है। अगर उसके प्रतिवेदन में ये आ गया है कि इनके साथ, उदाहरण के लिए इसका मिसयूज या बोले थे, कई बार ऐसा हो जाता है कि साथ में उनकी पति रहता है और सास ससुर रहते हैं, जो उनकी ननद है उनकी शादी होके दूसरे जगह चले गई पर उनके नाम पे भी वो कर लिया गया है, घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। तो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अगर आपके विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज हो चुका है घरेलू हिंसा का और प्रामा फेसी आप ये न्यायालय में आके बताने में सक्षम होते हैं कि मेरे विरुद्ध गलत तरीके से हो गए ये प्रकरण दर्ज हुआ है, तो उस स्थिति में न्यायाधीश चाहे तो उस पक्षकार के लिए जिस अपनी वो न्यायालय मतलब फाइल पढ़ने के बाद अगर न्यायालय को प्रतीत होता है कि 5 लोगों के विरुद्ध घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज किया गया है पर उसमें 2 जन तो हैं उसके साथ रहते ही नहीं थे, जी जी जी, तो वो 2 लोगों का नाम वो प्रकरण से वो हटा देंगे और फिर जो शेष 3 लोग रहेंगे उनके लिए आगे प्रकरण चालू रहेगा। जी। तो महोदय, ये तो हुई घरेलू हिंसा की बात। हमारे समाज में एक और पहलू है और वो है आर्थिक पहलू, जिससे कि जुड़ा हुआ है एनआई एक्ट। तो एनआई एक्ट क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को अगर विस्तार से समझा पाएं। ठीक है, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हिंदी में इसको हम कहते हैं परकाम्य अधिनियम जी। तो ये देखेंगे ये 1881 का अधिनियम है। ये इसको लाने का उद्देश्य ये था कि वचन पत्र, हम लोग पहले जब अधिनियम आया था उस समय हर मतलब संवाद, मतलब आप उदाहरण के लिए व्यापारी लोग हर चीज का खरीद फरोख्त रुपए के माध्यम से उस समय नहीं कर पा रहे थे,
तो ये अधिनियम लाया गया। उसमें यह था कि कोई वचन पत्र, चेक या विनिमय पत्र। वचन पत्र मतलब एक जो लिखने वाला है वो दूसरे व्यक्ति को वचन देता है कि मैं आपसे ये सेवाएं प्राप्त कर रहा हूँ, इसके बदले में मैं फला तारीख को इतने पैसे आपको दे दूंगा। तो जब उस सेवाएं, उस वचन पत्र को जब वो फिर उस जो भी सेवा प्राप्त किया उसके बाद वो व्यक्ति वचन पत्र लाएगा कि मैं, आपने बोला था कि मैं आपसे ये सेवा ले रहा हूँ, इसके बदले मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो इस वचन पत्र को कानून की नजर में संरक्षित करने के लिए एनआई एक्ट लाया गया। ठीक है, तो मतलब ये एक तरह का लिखित दस्तावेज है या डॉक्यूमेंट है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को किसी काम के लिए लिखित में वचन देता है कि मैं इस काम के लिए आपको इतने पैसे दे रहा हूँ। तो इसी में आप चेक बाउंस के भी जो केस आते हैं वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का या परक्राम्य अधिनियम का एक मुख्य भाग है। तो ये जो आपने चेक बाउंस की बात की, तो चेक बाउंस क्या होता है, ये अगर आप हमारे जो दर्शक हैं जो कि नहीं जानते हैं उनको अगर समझा पाएं कि चेक बाउंस क्या होता है, कब होता है? चेक बाउंस, देखिए सामान्य भाषा में चेक बाउंस, आप किसी बैंक में जाते हैं, आप उस अपनी जो भी राशि है उसको आप अनादृत या उस चेक को पैसा प्राप्त करने के लिए बैंक में जमा करते हैं। ठीक है, और आपने जब वो चेक जमा किया तो बैंक द्वारा उस चेक के बदले में आपको पैसे नहीं दिए गए और उसमें कुछ कारण बता दिया गया। कई बार ये होगा कि आपने चेक में जो राशि उल्लेखित की गई है वो खाता धारक के पास उतनी राशि उपलब्ध ही नहीं है, या ये स्थिति होगा, या हो सकता है सिग्नेचर मैच ना कर रहा हो। ठीक है, तो इन या सिग्नेचर मैच ना कर रहा हो, या जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है उसने अपने बैंक को आदेश दे दिया हो कि इस नंबर का कोई चेक आता है तो आप उसका भुगतान ना करें। तो इस स्थिति में जब आपको बैंक में चेक जमा कर रहे हैं उसके रूप में आपको पैसे नहीं प्राप्त हो रहे तो उस स्थिति को हम चेक बाउंस बोलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का चेक बाउंस हो जाता है तो ऐसे में कुछ सजा का भी प्रावधान है कि उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा? जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वैसे उद्देश्य तो में मतलब आप मुख्य उद्देश्य ये है कि दो व्यक्तियों के बीच अगर चेक का आदान प्रदान हुआ है तो विधिक कार्य के लिए हुआ है, तो जिस व्यक्ति ने चेक दिया है दूसरे व्यक्ति को उस राशि का भुगतान किया जाए। तो इसमें यह है कि अगर इसकी भी प्रक्रिया होती है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको कोई चेक दिया, ठीक है, और उसमें लिख दिया कि मैंने वो आप 15 तारीख को बैंक में जमा करेंगे। ठीक है, तो हर चेक की एक वैधता अवधि होती है जो 3 महीने की है। तो 15 जैसे 5वें महीने में दिया तो 8वें महीने के 15 तारीख तक वो वैध है। आप बैंक में गए जमा करने, आपने जमा किया और किसी कारणवश बाउंस हो गया, तो आपको फिर मुझे लिखित में एक नोटिस देना पड़ेगा कि आपने मुझे इस तारीख को इतने 1000 रुपए का चेक दिया था, मैंने बैंक में लगाया, वो बाउंस हो गया है, तो आप मुझे वो चेक की राशि वापस कर दें, नहीं तो मैं आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करूंगी। ठीक है, तो ये जो नोटिस देंगे हम लोग, उसके 15 दिन के बाद आप फिर उस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में चेक बाउंस का केस दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई एनआई एक्ट की बात और चेक बाउंस की बात। अब ये खाली व्यावसायिक संस्थानों में इस्तेमाल किया जा सकता है एनआई एक्ट, या फिर अगर व्यक्तिगत लेन देन में भी कुछ गड़बड़ हो तो उसमें भी ये लागू होता है? ये सभी प्रकार के लेन देन पे लागू होता है। आप कई बार होता हम अपने आस पड़ोस वालों से या घर के परिचित लोगों को विपरीत परिस्थिति में कुछ पैसे उधार ले लेते हैं, तो वो सुरक्षा बतौर आपसे कुछ चेक ले लेते हैं। ठीक है, सामान्यतः इसमें क्या होता है, जब हम लोग सुरक्षा बतौर चेक देते हैं तो ब्लैंक चेक दे देते हैं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के पास वो चेक उपलब्ध रहेगा उसके पास बहुत सारी क्या बोलते हैं स्वतंत्रता रहती है कि उस चेक में वो कुछ भी लिख सकता है। तो मेरे हिसाब से तो कभी भी आपको किसी से उधारी ली रहे हैं या बैंक में लोन ले रहे हैं, तो आप अपने बैंक चेक जब सामने वाले को देते हैं तो उसके हाशिए या पीछे भाग में आप चेक देने का उद्देश्य, किस उद्देश्य से आपने चेक दिया वो लिख दीजिए, तो उस चेक का दुरुपयोग उससे सुरक्षित हो जाएगा, लोग उसका मिसयूज नहीं कर पाएंगे। और लास्ट टाइम आप थोड़ी देर पहले आपने मुझे सजा के बारे में पूछा था जिसको मैं बताना भूल गया था। तो सामान्यतः इसमें यह है कि जो चेक राशि है उसमें अर्थदंड के रूप में जैसे 10,000 का है तो उसका दुगना राशि मतलब 20,000 रुपए तक की आर्थिक मतलब वो अर्थदंड होगा, और 2 साल तक के कारावास का भी प्रावधान किया गया है। जी, तो महोदय आपने घरेलू हिंसा और एनआई एक्ट से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो देखा दर्शकों, आपने कानून आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको संबल प्रदान करने के लिए है। बस ज़रूरत है तो इसकी जानकारी लेने की और इसका सही इस्तेमाल करने की। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।